नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। आज 2 जनवरी केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम राहत वाला रहा है। सुप्रीम राहत इसलिए क्योंकि आज नोटबंदी को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो केंद्र सरकार के फेवर में गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए और तमाम तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, जब ये सुनवाई चल रही थी, आपकी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में थी, और जब ये फैसला सामने आया कि नोटबंदी जो सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने किया था, वो बिल्कुल सही है, सारे तथ्य जो हैं बिल्कुल सही हैं, और इसके फैसले आने के बाद जो अब देश में सिनेरियो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से एक सियासी मसला था, उसे समाधान करने की कोशिश की है अपने फैसले से जी, लेकिन वहां पर भी एक सिरा छूट गया है जो कहें कि उस मसले को जिंदा रखने के लिए काफी है। वो ये कि 5 जजों की संविधान पीठ थी और 5 जजों की संविधान पीठ में से एक जज ने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा है और उसमें ढेर सारे सवाल खड़े किए। बिल्कुल। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस नागरत्ना जो महिला जज हैं, 5 जजों की पीठ में थी, वो अगले 5 साल बाद 2027 सितंबर में प्रोबेबली वो देश की, अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। तो उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है और वो लोग इसे और महत्वपूर्ण बना देंगे जिन्हें इस मसले को जिंदा रखना है। 4 जजों की 4-1 का फैसला, बहुमत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने जजों ने फैसला दिया, बहुमत का फैसला मान्य होता है। और बहुमत के फैसले में कोर्ट ने कह दिया कि मोदी सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला किया था वो सही था, कानून सम्मत था, प्रक्रिया का पालन किया गया था। बिल्कुल ठीक है। जो डिसेंटिंग जजमेंट है नागरत्ना का, उसमें सवाल खड़े किए गए। सवाल खड़े किए गए हैं ये कि इतना बड़ा फैसला और पार्लियामेंट को डार्क में रखकर, अंधेरे में रखकर, उससे बिना पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन के इस तरह का फैसला करना सही नहीं है या डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो उस आधार पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। दूसरा ये कि उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये मांगा था, दस्तावेज मांगा था कि जो ये प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसमें जो प्रक्रिया का पालन हुआ था वो सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने बिल्कुल सौंप दे। और जो दस्तावेज सौंपे गए थे, पहले तो ये कहा जा रहा था, अपोजिशन की तरफ से, तमाम लोगों से कहा जा रहा था कि सरकार उन चीजों को डिस्क्लोज करना नहीं चाहती, लेकिन कोर्ट ने कहा और कोर्ट के कहने के बाद से दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए। वहां पर एक चीज को जस्टिस नागरत्ना ने अंडरलाइन किया, वो ये कि वहां पर ये लिखा गया है कि सरकार चाहती है नोटबंदी। आरबीआई के पास मैसेज था कि सरकार चाहती है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से इनिशिएशन नहीं होना चाहिए था, यहां पर इनिशिएशन जो होना चाहिए था वो आरबीआई की तरफ से होना चाहिए था। और वहीं पर आरबीआई का एक्ट जो है सेक्शन 26(2) को लेकर के कि ये किस सरकार के पास अधिकार है या आरबीआई के पास अधिकार है। तो ये एक उस पर सवाल नागरत्ना ने ये सवाल खड़ा किया है कि जो प्रक्रिया का पालन किया गया वो प्रक्रिया सही नहीं था। दूसरी बात, जैसा उन्होंने कहा कि या तो कानून के साथ आना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए था, और अगर गोपनीयता की बात थी तो सरकार इसको लेकर के ऑर्डिनेंस भी ला सकती थी। लेकिन चूंकि 4 जजों ने सर्वसम्मत 4 जजों ने एक बिल्कुल फैसला दिया है तो फैसला महत्वपूर्ण रह जाता है। नागरत्ना का ये जो डिसेंटिंग वॉइस है वो ऑपोजिशन को मजबूती देता है बिल्कुल, और इस मसले को मरने नहीं देगा, सियासी रूप से इसे जिंदा रखेगा और लंबे समय तक नोटबंदी के मामले में जस्टिस नागरत्ना के फैसले को देश याद रखेगा। और वो इसलिए भी कि एक ऐसा फैसला, बहुत कम फैसले होते हैं जिसका इतना सर्वसामान्य पर व्यापक असर पड़ता हो। बिल्कुल, नोटबंदी का असर आपने भी देखा, बिल्कुल हमने भी महसूस किया, और देश की तमाम जनता, आपने वहां उन जगहों के एटीएम्स को आपने खंगाल लिया, ढूंढ लिया जहां आपने देखा ही नहीं था। बिल्कुल, लंबी लाइनें, लंबी कतारें, खजांची नाम रख दिया गया, एक बच्चा पैदा हो गया। मतलब ये भी स्थिति थी कि नोटबंदी की कतार में, एटीएम की कतार में लोग बीमार, बुजुर्ग, कुछ लोग मर भी गए थे। तो ये एक ऐसा फैसला था जिस पर सब पर असर पड़ा था। तो ये अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जब ये फैसला लिया, उसके बाद से सरकार ने कहा था कि इस क्यों लिया जा रहा है, इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन, बेहिसाब धन हो गया है और इससे आतंकवाद और तमाम तरह की चीजें, और इस पर सब पर अंकुश लग जाएगा। याचिका जो दायर की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और
कुछ हुआ नहीं, इसलिए फैसला गलत था। गलत। तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जो 4 जजों की बेंच का फैसला है, उसमें कहा कि उसका परिणाम क्या निकला ये महत्वपूर्ण नहीं है और इस आधार पर हम इस फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, वो ये कि जो ये याचिका थी उसमें कहा गया था कि जो 52 दिन का जो समय दिया गया था, जो विंडो दिया गया था जिसमें नोट बदलने का, तो ये पर्याप्त नहीं था। कोर्ट ने कहा ये पर्याप्त था, इतना समय काफी होता है। तो कुल मिलाकर ये एक और बात मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं। बिल्कुल। नोटबंदी के तत्काल बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, एक के बाद एक कई याचिकाएं आई और कुल मिलाकर 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं किया। और जब सुनवाई सितंबर में सुनवाई की शुरुआत हुई जी, मामला संविधान पीठ के पास चला गया था, इसलिए समय नहीं मिल रहा था। और जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो जस्टिस नजीर जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अब इसमें क्या बचा है, क्या अभी भी इसमें सुनवाई की जरूरत है या केवल ये एकेडमिक का मामला रह गया है। तो मतलब उसी समय कुछ चीजें साफ हो गई थी कि आप एक ऐसा ही फैसला है जिसमें आप घड़ी घुमा नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए कि नोटबंदी जो होनी थी हो गई, जितना लोगों को सफर करना था सब, तो कोर्ट ने को उसी समय करीब ये लग गया था, तय हो गया था कि इस मामले में फैसला क्या आना है। जो कोर्ट के कॉरिडोर में रहने वाले थे या कोर्ट रिपोर्ट करने वाले थे उन्हें ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि 5 जजों की बेंच में एक जज की डिसेंटिंग वॉइस होगी और डिसेंटिंग वॉइस लेकिन वो वॉइस जो है प्रभाकर जी, वो मुझे लगता है कि आज भी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा रोल वो क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी 2024 में चुनाव आने वाला है, विपक्ष के लिए नोटबंदी, बेरोजगारी, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। नोटबंदी का मुद्दा जो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, क्या लगता है कि अब इसके बाद ये मुद्दा ठंडा गया है या फिर इसके बाद भी जो पुनर्याचिका है वो भी दायर हो सकती है इस पे? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर सर्वसम्मत फैसला होता जी, तो फिर भी तब भी हम कह सकते थे कि शायद विराम लग जाता। हालांकि कानूनी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर न्यायपालिका उस मामले को विराम पूरी तरह नहीं लगा सकती। बिल्कुल। और सियासत किसी भी चीज को पूरी तरह, जिसमें सियासत की गुंजाइश होती है वहां पर सियासी पार्टियां और सियासत विराम नहीं लगाने देती। और देश की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे, आदेश पारित कर दे कि आप इस पर आगे से चर्चा नहीं करेंगे। तो वो चर्चा तो होती रहेगी। जब नसबंदी पर चर्चा आज तक होती है तो नोटबंदी पर चर्चा क्यों नहीं होगी? तो ये चर्चा रहेगी और चर्चा की गुंजाइश, मैंने जैसा कहा कि 5 में से 1 ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, इसलिए चर्चा बनी रहेगी और समय समय पर इसे ऑपोजिशन भुनाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह है इसलिए कि नोटबंदी की परेशानी सबने, आम जनता ने उसे महसूस किया है, झेला है। कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से झेला है। फिर आप एक बार याद करिए कि किसी के बच्चे की शादी होनी थी जी, और उसे कैश चाहिए था और उसे बैंक में जाना पड़ता था, उसे डीएम के पास जाना पड़ता था, उसे परमिशन लेटर बनाने पड़ते थे और तमाम शादी का कार्ड लेकर जाते थे तो आपको बैंक से पैसे मिलते थे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आपके जहन में, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, जो हम लोग पढ़े हैं किताबों में कि जब नसबंदी हुई थी जी, और उस समय लोगों का ट्रांजिस्टर दिया जाता था, रेडियो दिया जाता था और उसके बाद से उनका बिल्कुल, तो वो आज भी लोग, पुराने लोग कहानियां सुनाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी में आप भी कहानियां सुनाएंगे कि नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी में हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में, नोएडा के अट्टा मार्केट के किसी एटीएम के पास हम घंटों लाइन लगा करके कुछ रुपये के लिए खड़े रहते थे। वो भी तब जब हमारे पैसे बैंक में थे और हम कुछ रुपये के लिए भटक रहे थे। लेकिन अगर देखें तो अब 6 साल हो गए हैं और 6 साल बाद ये बड़ा एक फैसला आ गया है, एक सुप्रीम राहत है केंद्र सरकार के लिए। इस फैसले के आने के बाद अगर सवाल भी अब विपक्ष की ओर से ये भी आ रहे हैं, क्या पहले की सरकार में इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी? क्या पहले बेहिसाब धन नहीं था? क्या काला धन पहले नहीं था? क्या जो नोटबंदी लागू की गई ये पहले भी लागू हो सकती थी? मोदी सरकार ने आरबीआई से बिना कंसल्ट किए, ये भी एक आरोप है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि ये तालमेल हुआ था, समन्वय बैठा था, उसके बाद ही जो है वो लागू किया गया। लेकिन अब विपक्ष ये कह रही है कि मोदी सरकार ने एक बार भी किसी से बताना नहीं ठीक समझा और सीधा इसको आके लागू कर दिया और ये जनता ने इसको मार खाया है। ये सवाल कोर्ट के सामने भी था और कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया गया, ये कहा गया था कि बिना कंसल्टेशन के हुआ था, मनमाने ढंग से सरकार ने इसे वो कर दिया। कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई और कोर्ट ने इसे माना है कि ये एकदम से फैसला नहीं लिया गया जी। 6 महीना, कम से कम 6 महीने का कंसल्टेशन हुआ था। हालांकि नागरत्ना ने कहा है कि 24 घंटे का फैसला है, अपने फैसले में उन्होंने कहा है, लेकिन बाकी 4 जजों ने कहा है कि जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ये कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ है, 6 महीना की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके पहले भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन वो अलग तरह की थी। और यहाँ पर भी सवाल उठा
कि लेकिन तब पहले जो हुई, 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, 1976 में भी हुई है, उसके पहले 1950 के पहले भी एक बार हुआ। तो वो हुआ था कि उस समय जब नोटबंदी हुई थी, इसी आधार पर चैलेंज किया गया था, कोर्ट में कहा गया, तो उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो कानून बनाकर किया गया था, और इसी आधार पर कहा गया था कि इस मामले में कानून बनाया जाना चाहिए, संसद में डिस्कस होना चाहिए था। तो वहां पर जो ये दलील दी गई थी सरकार की तरफ से कि दरअसल उस समय सरकार और आरबीआई में सिंक नहीं था, दोनों एक पेज पे नहीं थे, दोनों में मतभेद था, इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ा था। और यहां पर क्या हुआ कि सरकार ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए थे उसके मुताबिक सरकार ने कहा कि सरकार ऐसा चाहती है कि नोटबंदी हो, बिल्कुल, और रिजर्व बैंक मान गया। तो मान गया, जब रिजर्व बैंक मान गया तो फिर तो बात खत्म हो गई, इसलिए कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। संसद में इसलिए डिस्कशन नहीं किया गया कि मसला गोपनीयता वाला मसला था। नागरत्न ने हालांकि कहा कि अगर गोपनीयता का मसला था तो इसमें आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे, बिल्कुल, लेकिन ये भी बात सही है कि ऑर्डिनेंस मान लीजिए कि लाते हैं, सब जानते हैं कि अस्थायी कानून होता है, 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट से आपको उसको पास कराना होता है। मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस आता, नोटबंदी हो जाती और 6 महीने में के बाद संसद उस कानून को निरस्त कर देता, उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करता, उसके बाद क्या होता। तो ये कुछ टेक्निकलिटी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और महत्वपूर्ण बात ये फिर अपने दर्शकों के लिए जरूर कि नोटबंदी के तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की। जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो कोर्ट ने उसी समय कह दिया था कि अब इसमें सुनवाई की जरूरत है क्या, और उसके बाद फिर कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया और अब मुहर लगा दी। तो मुहर लगाने का मतलब हुआ कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। और ये मुहर जो है, ये मुझे लगता है कि ये फैसला जो है आम आदमी को के घावों पर कोई मरहम नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लगा। ये सरकार के लिए, और मैं तो कहूं कि नए साल पर, बिल्कुल नए साल पर देश की सबसे बड़ी अदालत से केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। तो हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़े हुए थे और इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी को लेकर सुनाया है उस पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है और विस्तार से इस पर हमने चर्चा भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।